हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं कारवां। बाइबल का एक कथन है कि आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं, लेकिन आपको इच्छा और आस्था के बीच के फ़र्क को समझना होगा। अब सवाल ये है कि पहाड़ हिलाने से तात्पर्य क्या है। मैं कहूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर दें और वो भी 13वीं रैंक के साथ, तो ये पहाड़ हिलाने वाला अनुभव हो सकता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 13वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया है और इससे पहले वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएएस में 12वीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं। चूरू की धरती से हैं और नाम है गौरव बुडानिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, जो मेरे परिवार में पापा जी हैं वो मेरे शिक्षक हैं और जो मेरी माता जी हैं वो गृहिणी हैं और मेरा छोटा भाई है जो वेटनरी से ग्रेजुएशन कर रहा है। और मैंने जो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो राजस्थान के चूरू जिले से ही की है, जिसमें सबसे पहले मैं आदर्श विद्या मंदिर में स्टडी करता था। उसके बाद मैंने सीकर में गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट में स्टडी की थी। उसके बाद मैंने IIT BHU से ग्रेजुएशन किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने वापस आके जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ से मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी के अंदर। इसी के साथ मैंने RAS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने 12वां स्थान हासिल किया था और ये IAS का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। जी। सर आपने IIT BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट भी मिल रहा था आपको, लेकिन आपने उसको छोड़कर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये कितना इनसिक्योर था आपके लिए, क्योंकि जहाँ तक आप पहुँचे हैं वो भी लोगों के लिए वो अचीवमेंट भी लोगों के लिए एक सपना होता है। और कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको आकर्षित किया उस तरफ? जी सर, बिल्कुल। जब मेरा 4th ईयर था IIT में तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, लेकिन मैंने वो जो जॉब थी, प्राइवेट जॉब थी, उसको मैंने छोड़ के तैयारी करना स्टार्ट किया था। तो थोड़ा रिस्क तो ज़रूर था कि यदि इसके बाद सिलेक्शन नहीं होता है तो वो जॉब भी चली जाएगी और उसके बाद अपने पास कैरियर के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन जब आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये रिस्क मैं खुद से ले लेता हूँ और जो भी रिजल्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। और फिर मैंने जो मेहनत की तो उसके बाद मुझे ये सफलता हासिल हुई। जी सर, जब हमको ये डिसीजन लेना होता है कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो दिमाग में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे इतने बड़े सिलेबस का प्रेशर है, मेंटली सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, मैनी और बहुत सी चीज़ें हैं। तो कौन से मापदंड हो सकते हैं जिससे आप तय कर सकें कि हाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए? यूपीएससी की यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसका एक ही मापदंड है, वो है जिद और जुनून। आप में कितनी जिद है कि ना मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। और जो है कि स्टडी मटेरियल की कमी और जो फाइनेंशियल जो दिक्कत है वो आज के समय कोई लागू नहीं होती। आज के समय यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टॉपर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत सारी कोचिंग्स आपको फ्री में मटेरियल दे रही हैं। मैं खुद का चैनल बना के लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो, और नहीं हो तो बहाने बनाने के लिए तो दुनिया है कि ना हम तो दिल्ली नहीं जा पाए, हम तो जयपुर नहीं जा पाए। तो ये आज के समय मुझे बिल्कुल भी ये आर्ग्यूमेंट उचित नहीं लगता। आपके अंदर जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। आप किसी भी RS ऑफिसर के पास, IAS ऑफिसर के पास जाइए, मुझे कहिए कि मुझे ये हेल्प चाहिए, तो वो आपको मना थोड़ी ना करेगा। वो आपकी जिस भी प्रकार से हेल्प है वो करेंगे, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। तो चलने की जिसकी हिम्मत है तो वो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। एक सवाल ये था कि आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि दो तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाय द वे अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहता है, और दूसरा तर्क ये होता है कि अगर आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पे आपकी कश्तियाँ चला देनी चाहिए या मतलब पहला 1 या 2 अटेम्प्ट है ना, उस समय बैकअप का मत सोचिए। उस समय तो एकदम फुल एनर्जी के साथ यूपीएससी के साथ भिड़ जाइए कि जो भी होगा देखा जाएगा। 2 अटेम्प्ट के बाद आपको पता चल जाता है कि मैं यूपीएससी से इतना दूर हूँ, इतनी मेहनत मुझे और करनी है। उस टाइम पे आप अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। पहले ही अटेम्प्ट में आप अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचेंगे ना तो दिक्कत है। तो 1-2 अटेम्प्ट दीजिए एकदम खुले माइंड से, फुल एनर्जी के साथ। फिर भी आपको लगता है लगातार रिजल्ट नेगेटिव रह रहा है तो साथ में आप जो अपना कैरियर बैकअप है उसके बारे में भी सोचिए। जो नए लोग हैं उनमें उत्सुकता है कि पहली बार में यूपीएससी कैसे क्लियर किया जाता है, तो जो स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई की उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे उनकी उत्सुकता भी दूर हो और उनके फ्यूचर भी अच्छा बन सके।
तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना, जैसे मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था, उसके बाद गेट का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया, फिर नेट का भी एग्ज़ाम जेआरएफ के साथ क्लियर किया था, उसके बाद मैंने आरएस भी किया, आईएएस भी किया। तो मैंने जो इंडिया के जो मेन एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम दे लिए। तो उसका मेन जो होता है कि आपका पढ़ने का तरीका, आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरे दिन को ना आधा टाइम तो नई चीज़ें पढ़ने में देना है, और जो आधा टाइम बचा हुआ है उसमें 2-3 काम करने कि जो पहले से पढ़ा हुआ उसको एकदम सिंप्लीफाई करना है ताकि खुद को समझ में आ सके। दूसरा है कि उसका रिवीजन करके अपने दिमाग के अंदर रखना है ताकि आप याद कर सको सिलेबस को। और लास्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास नॉलेज कितना ही हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नॉलेज कुछ यूजफुलनेस में बदल नहीं पाएगा। तो आपको ये 3 जो 4 स्टेप्स होती हैं उनको सभी को फॉलो करना होता है। यदि हमें सही तरीका पता चल जाए ना, तो हमारे इस क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। थोड़ा सा बुक लिस्ट और नोट्स के बारे में अगर आप बता सकें। बुक लिस्ट और नोट्स के बारे में देखो, सभी टॉपर्स के लगभग सेम नोट्स होते हैं और सेम ही बुक लिस्ट होती है। जैसे कि यदि हिस्ट्री के अंदर हम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी और जीसी लियोंग पढ़ते हैं, इकोनॉमी के अंदर मरनाल सर और श्री राम सर के नोट्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर यदि हम देखें तो पीएमएफ आईएएस और जो शंकर आईएएस है उसके नोट्स पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने संतोष सर के नोट्स पढ़े थे। करंट अफेयर मैंने ओनली आईएएस और जो वर्ल्ड अफेयर चैनल है वहाँ से किए थे। तो हमारे पास ये कंटेंट तो बेसिकली ये सभी का सेम रहता है, बस हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, जो अप्रोच है सब्जेक्ट को पढ़ने की वो केवल डिफरेंस क्रिएट करती है। सर एक सवाल ये था कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो मान लीजिए कि आपने चीज़ें बहुत विस्तार से चीज़ों को पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले हमें उनका रिवीजन करना होता है, तो उनको एक टेबल पे कैसे लाएं, छोटे रूप में उनको कैसे लाएं? बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो ना, उसको ख़त्म करने के बाद उसकी एक समरी लिखो। जैसे कि आपने एक फेडरलिज्म टॉपिक है उसको पूरा पढ़ लिया, अब जब वो टॉपिक ख़त्म हो गया तो उसके बाद समरी लिखिए कि इसकी क्या समरी आएगी। और दूसरा है कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको उसको किस तरीके से पढ़ना है। और ये तीसरा है कि ये भी सोचिए कि एग्ज़ाम के अंदर यदि एक टॉपिक आ गया तो मुझे कौन से 5 पॉइंट लिखने हैं, तो वो 5 पॉइंट आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि पूरे हर टॉपिक का हर चीज़ तो आप याद नहीं कर सकते। हज़ारों लाखों टॉपिक्स हैं, उनकी हर चीज़ याद करोगे तो ब्रेन वैसे भी नहीं काम करेगा। आप हर टॉपिक के वो 5 से 7 पॉइंट ध्यान रखिए जो आपको एग्ज़ाम में जाके वापस से लिखने हैं। राइटिंग स्किल और उसकी कैपेसिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के तरीके और एरर्स को कम कैसे किया जाए? राइटिंग स्किल में सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, हम 14 डेज के बाद टेस्ट सीरीज लिखते हैं या 7th डे को टेस्ट सीरीज लिखते हैं। हमें डेली टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी, चाहे आप 2 क्वेश्चन लिखो चाहे 3 क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पेपर लाओ, डेली 2-2 क्वेश्चन लिखो, सुबह 2 लिख लो, 2 शाम को लिख लो या 2-3 सुबह लिख लो। तो इससे क्या होगा, एक हैबिट बन जाएगी वो। और राइटिंग स्किल एक मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ये तो कोई टैलेंट है उसको मैं एक्वायर कर लूँगा इसे, ये एक हैबिट है। आप लगातार इसको करते रहिए 2-3 महीनों के बाद आपको खुद के अंदर है ना इतना फ़र्क महसूस होगा कि हाँ यार ये तो मैं अब आराम से आसानी से कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है राइटिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। यूपीएससी के अंदर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंटरव्यू डराता है, इंटरव्यू का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो इंटरव्यू के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं जिससे डर भी ख़त्म हो और थोड़ा सा किस तरीके से प्रिपरेशन करें। जब इंटरव्यू की जो स्टेज है उसमें नॉलेज चेक नहीं होता, नॉलेज आपका पहले ही चेक हो चुका होता है। अब जो इंटरव्यू की स्टेज है उसमें ये चेक होता है कि आप कितने सभ्य हैं, आप कितने विनम्र तौर से बात कर सकते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं है, आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख तो सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप दिख तो रही है। तो आप जानिए 2 या 3 चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। इंटरव्यू में आपका जो स्कोर जैसे यदि 150 है तो 170-180 तक पहुंच जाएगा। तो 2-3 चीज़ों का जिनका ध्यान रखना है, पहला है जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसकी भावना समझें, उसका मर्म समझें, उसको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो वहाँ पे जो सामने बैठे हैं एग्जामिनर उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो उनको केवल आप मर्म बताइए, समझिए कि वो किस सवाल क्यों पूछा गया था। दूसरा, बहुत ही विनम्र तरीके से और संस्कारी तरीके से हर चीज़ों का जवाब देना है, कहीं भी अहंकार जैसी बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और तीसरा है कि जो पर्सनैलिटी है अपनी बॉडी लैंग्वेज, उसमें कहीं भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है और ऐसे भी नहीं है कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एकदम बैलेंस, आराम से बैठिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है आपकी जितनी समझ है उनको बता दीजिए, जो नहीं आता उसके लिए क्षमा मांग लीजिए कि सर ये तो मुझे अभी नहीं आता, नेक्स्ट टाइम मैं इस पर ज़रूर विचार करूँगा।
जो मेन बोर्ड का इंटरव्यू था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रोसीजर रहता है, आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्योंकि लोगों में इसी चीज़ जानने की उत्सुकता बहुत होती है। तो जो मेन इंटरव्यू होता है उस दिन सबसे पहले आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि आपका जो इवनिंग स्लॉट होगा या मॉर्निंग स्लॉट होगा, फिर आप यूपीएससी के आगे जाते हो। फिर बाहर जो CISF के जो जवान होते हैं वो आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक करके आपको अंदर भेजते हैं। इस बार कोरोना था तो उन्होंने मास्क वगैरह, ये जो हैंड ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ दिया था। फिर आपको एक हॉल में बिठा देते हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक होते हैं और उस हॉल में आपको एक क्रम से बिठाया जाता है कि इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसके बाद इसका नंबर, और अलग अलग बोर्ड में डिवाइड किया जाता है। तो मेरा सुजाता मैम के बोर्ड में 5वां नंबर था, मतलब कि मेरे से आगे वाले जाते हैं। तो वो जब तक वो बाकी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपके पास न्यूज़पेपर, चाय वगैरह, जो भी नाश्ता वगैरह सब पड़ा होता है आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप मेन बोर्ड में जाते हो, वहाँ पे 5 मेंबर होते हैं। एक तो यूपीएससी का मेंबर होता है और बाकी 4 मेंबर बाहर से बुलाए जाते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होते हैं। फिर वो आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही भरवा लेते हैं एग्ज़ाम के जस्ट मेंस के बाद में। तो उसमें क्या होता है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आप यहाँ से हो, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये कॉलेज है, उनसे रिलेटेड फिर वो मेंबर्स हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। यूपीएससी के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत से अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, और आप जैसे बहुत से एग्जांपल हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए, को लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं पढ़ने के तरीके में। पहली बात तो जो पढ़ रहे हैं उसको केवल फॉर द सेक ऑफ मतलब पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं वो, लेकिन समझने के लिए पढ़ना चाहिए उनको कि ये चीज़ है क्या, ये किस तरीके से एग्ज़ाम में काम आई, ये मैं पूरी तरीके से समझ तो चुका हूँ ना। और घंटों को मत देखिए कि मैंने 10 घंटे पढ़े हैं, 5 घंटे पढ़े हैं, नहीं, आप टॉपिक्स को देखिए, मैंने इतने टॉपिक्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतने, ये एक चीज़ है। दूसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं जो भी, तो आंसर राइटिंग उनको लगता है कि यदि हमें नॉलेज होगा तो एग्ज़ाम के अंदर लिख ही देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एग्ज़ाम के अंदर लिखने के लिए उसको आपकी एक हैबिट होनी चाहिए। तो लास्ट के टाइम में आपको इतने सारे पेपर जो प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि जो पेपर छूटे नहीं, क्योंकि यूपीएससी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि 3 घंटों में वो जो 54-55 पेज की जो कॉपी आती है उसको फिलअप करना, और बहुत बड़े बड़े पेज आते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान नहीं कर सकता उसको। कितना टाइम पीरियड आपको कम से कम देना पड़ेगा? मिनिमम देखो 2 से 3 साल का आप टाइम है उसको मान के चलिए, क्योंकि 1 साल तो आपका पूरा सिलेबस कवर करने में लगेगा। फिर पहले प्रीलिम्स होता है, फिर उसके 3-4 महीने बाद मेंस होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, फिर है ना आपको इंटरव्यू के कॉल के लिए बुलाया जाता है, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आता है। तो इस पूरी प्रोसेस में मिनिमम 2 साल तो फर्स्ट अटेम्प्ट को भी लगेंगे। तो आप है ना 2-3 अटेम्प्ट तो आप मतलब कि सोचिए कि एक बार गलती कर दी तो 2-3 अटेम्प्ट तो आप सेफ लेके चलिए अपने। तो इसलिए आपको मिनिमम है ना 2 से 3 साल का टाइम है जो इसके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रखना चाहिए। आप जब तैयारी कर रहे थे तो आई थिंक आप आरएस और आईएएस के साथ में कर रहे थे, तो कैसे मैनेज हुई चीज़ें? इन दोनों एग्ज़ाम का जो 50% सिलेबस है वो तो सेम है। तो जो अलग सिलेबस था तो उसको बस हमें जो भी एग्ज़ाम जब आता था कि ये 2 महीने बाद आरएस का एग्ज़ाम है तो अलग वाला जो सिलेबस है उसको पढ़ लीजिए, और जब आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है या आरएस में नहीं है तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लीजिए। तो आरएस और आईएएस में दोनों में क्या है कि बेसिकली जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, तो आपको वो समझनी पड़ेगी कि आरएस में इस चीज़ में ज़्यादा नंबर आते हैं, यूपीएससी में इस जगह पे ज़्यादा नंबर आते हैं, और उसको फिर बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। जी। मेरा अंतिम क्वेश्चन है सर कि क्या आप जॉब या अलग से काम करते हुए यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो जॉब के साथ भी बहुत सारे लोगों ने ना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो एग्जाम्पल है जैसे इस बार का जो रैंक 1 है शुभम जी, उन्होंने भी मतलब वो पहले से यूपीएससी में सेलेक्ट थे लास्ट ईयर, तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में थे। उसके साथ साथ उन्होंने इस बार भी तैयारी की थी, तो उनका फर्स्ट रैंक भी आ सकता है, तो सभी का आ सकता है। तो बस क्या है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आपको सुबह जल्दी उठिए, 4-5 बजे उठिए, 10 बजे तक ऑफिस है तो 4-5 घंटे पहले से पढ़ के जाइए, फिर ऑफिस से आने के बाद जो सुबह पढ़ा था उसका रिवीजन कर लीजिए। तो ये अप्रोच तो थोड़ी सी जो जॉब में जो है उन लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है। लोग एकदम गाँव से भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, जॉब के साथ वाले भी निकाल रहे हैं, दिल्ली वाले भी निकाल रहे हैं, तो सभी लोग एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। सर आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आप चूरू का नाम यूं ही रोशन करते रहें, और ऑडियंस को कोई संदेश देना सर? थैंक यू। सभी ऑडियंस को मेरा यही संदेश है कि यार पढ़ाई करिए, एकदम दिल से कीजिए, उसको समझने के लिए कीजिए, और बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं पक्का क्लियर करूँगा। और जब आपके अंदर ये विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास है, वो आपके रिजल्ट के अंदर झलकेगा, और जब आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा।
तो सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।